मेरे प्यारे साथियों, सहपाठियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिकतावाद। पर उससे पहले, अगर आप कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए, पॉलिटिकल साइंस विषय से आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। और केवल 2,999 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा सिंघम बैच। हाँ जी, हमारा सिंघम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो केवल 2,999 रुपए में। और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम आपको सारे नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और एग्जाम को लेकर ही केवल ये बैच लॉन्च किया गया है। स्पेशली हम सिलेबस के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी करा रहे हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कराए जाएंगे, विषय पर आपकी पकड़ होगी, जो न केवल एग्जाम में आपको फायदा देगा बल्कि इंटरव्यू में भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और मैं यहाँ पर आपको गाइड करने वाला हूँ इस एग्जाम के लिए। तो मेहरा क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप कोर्स को। बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 85 दिन की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। तो क्लास आपके लिए सफिशियंट होगी, तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्जाम में आपको मदद मिलेगी, है ना। कहानी किस्सों के माध्यम से राजनीति की जो शब्दावली होती है और जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती है, उन सब के माध्यम से यहाँ आपको राजनीति विज्ञान विषय को समझाया जाएगा। तो बिना देरी किए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ते हैं समुदायवाद। ये आपकी प्रथम यूनिट का आखिरी टॉपिक है ना। इसका अर्थ है समुदायवाद। जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, समुदायवाद मतलब एक समुदायवाद ऐसी विचारधारा है जो किसका समर्थन कर रही है? समुदाय का, समूह का। नाम से आप इसके अर्थ को समझ सकते हो कि वाद जब किसी साथ चीज के साथ जुड़ जाता है तो वाद का मतलब हो जाता है विचारधारा। तो समूहवाद से आप ऐसा समझेंगे कि एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों के समूह को महत्व दे रही है ना। तो इसी को कहते हैं समुदाय, लोगों का समूह। तो ये इसका क्या अर्थ हुआ? आपका जो परिवार है एक समूह है, आपका परिवार आपका स्कूल है, आपके मंदिर है ना, आपका पूरा का पूरा समाज है, आपकी कॉलोनी आपका कॉलोनी के अलावा आपका देश है ना। इसके बाद आपका कॉलेज है। और जिन चीजों से भी बहुत सारे संगठन और आदि से आप जुड़े होते हैं, है ना, आप जिस जाति से होते हैं, समाज से, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का समूह है। तो जब आप जीवन में अकेले आते हैं ना, तो मानव का स्वभाव अकेले रहने का नहीं है। इवन कुछ जानवर जो मानव समुदाय से या मानव के जीन से जिनका संबंध है, जैसे बंदर से लेके और भी दूसरे जब जानवरों को आप देखेंगे तो वो भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो मानव का जब विकास हुआ तो मानव एक जब क्या बोला जाता है, एक सामाजिक प्राणी है मानव। तो हम समूह में रहना पसंद करते हैं। तो जब आप हमारी सभ्यता का विकास देखेंगे तो किस तरीके से हम अकेले रहते थे। जंगली सभ्यता थी पहले, फिर थोड़े से हमने परिवार बनाया। उसके बाद हमें विवेक का विकास हुआ तो पालन पोषण, धीरे धीरे परिवार बने और परिवार से किस तरीके से आज की दुनिया तक हम पहुंचे हैं। तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि मानव का बेसिक स्वभाव होता है समूह में रहना। तो समूहवाद ऐसी ही विचारधारा है जो इस बात का समर्थन करती है कि मानव के लिए समुदाय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मानव जीवन में जो भी कुछ सीखता है सब कुछ समुदाय से सीखता है। तो मानव का जो पहला कर्तव्य बनता है कुछ करने का, वो बनता है समुदाय के प्रति, ना कि स्वयं के प्रति। ये कहीं ना कहीं उदारवाद का विरोध करती है। उदारवाद व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि व्यक्ति एकदम एक्सट्रीम रूप में अपनी सारी चीजों को करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता में वो जैसा लगे वैसा रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। सोचो, अगर ऐसी अवस्था आए तो क्या कोई देश या कोई राष्ट्र उस तरीके से चल सकता है क्या? जैसे यूरोपीय देशों की हम बात करते हैं जहां उदारवाद का प्रभाव है, आप देखेंगे वहां लोग बहुत ज्यादा मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहने लगे हैं। अभी अमेरिका के जो सामाजिक सलाहकार हैं सबसे बड़े, उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बताया कि अमेरिका में जो पूंजीवाद बढ़ा है, जो उदारवाद बढ़ा है, उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि लोग बहुत अकेले हो गए हैं, लोग बहुत तनाव में जी रहे हैं। और उसका कारण क्या है? सामुदायिकता का ना होना। जब आप समूह में होते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपके परिचित लोग होते हैं, आपका आना जाना होता है, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे त्योहारों और सारी चीजों में आप इन्वॉल्व रहते हो। तो कहीं ना कहीं जीवन का एक अर्थ समझ में आता है। वहां थोड़ा सा आप दान पुण्य करते हो, लोगों से सीखते हो, सोशल होते हो। तो सोशल समुदाय में भी आप समुदाय में ही हो सकते हो। आप बहुत सारे त्योहार,
जो भी आपकी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति होती है, सबका उत्सव आप कहाँ मनाते हो? समूह में ही मनाते हो। सोचो, अगर हम उदारवाद को माने, तो आप कहीं से अकेले जा रहे हो, मान लो लड़की भी है, वो अकेली जा रही है, सबको अपनी स्वतंत्रता है, उसको कुछ खतरा भी है तो लोग उसकी मदद क्यों करेंगे? स्कूल में बच्चे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वहां हमारे टीचर इतने निस्वार्थ भाव से हमें पढ़ाते हैं, उनको सैलरी मिलती है वो अलग बात है, पर उसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं। वो शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं, परिवार में माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, क्यों करते हैं? अगर सबको अपनी स्वतंत्रता है तो उनको बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहिए। अगर पैदा किए हैं तो फिर उनको शिक्षा देने की क्या जरूरत है? कॉलेज भिजवाने की क्या जरूरत है? ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, ये जबरदस्ती तो नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं अपना दायित्व निभा रहे हैं बिना किसी कारण से। यही समुदायवाद की भावना है। और इसी तरीके से पूरा समाज कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोग निस्वार्थ भाव से बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, और तभी एक समाज बना है। आप सोचो, मैडम क्यूरी थी ना, जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत की खोज की थी, जो आइंस्टीन है, उन्होंने पूरा जीवन अपना साइंटिफिक खोज के लिए लगा दिया, तो उनको क्या लाभ हुआ? उसका लाभ पूरा देश दुनिया का हो रहा है। विवेकानंद जैसे लोग हुए, कलाम साहब जैसे लोग हुए, जिन्होंने पूरा समय अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज भी बहुत सारे लोग आप देखिए निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के कल्याण के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या मिलेगा उनको? कहीं न कहीं उनके अंदर समुदायवाद की भावना है, एक मानो सबके लिए अपना परिवार मानने की भावना। और भारत का तो ये मूल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, और इस तरह की भावना लेकर भारत चल रहा है। तो यही समुदायवाद का मतलब होता है कि ये इस तरह की विचारधारा का समर्थन करता है कि मानो जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ भी बन पाता है, जहाँ से मानव नॉलेज ग्रहण करता है। देखो, हमारी जो पहले वाली पीढ़ी हुई, उनने बहुत मेहनत की, उनने जो सीखा वो हमको हस्तांतरित किया, उसमें कुछ नया ऐड करके हम लोगों को दे दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम कुछ सीखें, और जो कुछ भी हम आविष्कार और सब करें जो दुनिया को आगे ले जाए, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को समर्पित कर दे। तो यही एक समुदायवाद का महत्व है। देखो, आगे देखते हैं, चलो। समुदायवाद का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले जो समुदायवाद शब्द का प्रयोग है, ये निकला है कम्युनिज्म से, है ना? इसका प्रयोग किया था गुडविन ब्रॉम्बी। याद रखेंगे किसने प्रयोग किया था, तो ये है गुडविन ब्रॉम्बी। इन्होंने सबसे पहले समुदायवाद या कम्युनिज्म शब्द का प्रयोग किया था, है ना? यहाँ से ये अवधारणा आगे बढ़ी है समुदायवाद। इसके अलावा समुदाय का वाद का विचार आप पहले देख सकते हो अरस्तु के चिंतन में। उन्होंने मानव को क्या माना था? मानव को माना था अरस्तु ने सामाजिक प्राणी, मतलब पॉलिटिकान जून। ये बहुत प्रसिद्ध उनका शब्द है ना? क्या है मानव? पॉलिटिकान जून है, मतलब एक सामाजिक प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है। इसी तरह हिगल भी पहले अपने चिंतन में क्या करते हैं, नागरिक समाज मतलब लोगों के समूह को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ से ये मूल है समुदायवाद के निकलने के, यहाँ से समुदायवाद का विचार आगे बढ़ता है। अगर समुदायवाद के अर्थ को थोड़ा हम अब राजनीति विज्ञान की भाषा से समझे, तो समुदायवाद क्या है? राजनीति का, है ना? राजनीति विज्ञान का और समाज का एक क्या है, एक दर्शन है। इसमें ये क्या करता है, ये व्यक्ति और समाज के संबंधों पर जोर देता है, और कहता है कि व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है, व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। इसकी बात करता है समुदायवाद। समुदायवाद जो विचारधारा है, ये व्यक्तिवाद के विपरीत है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति अलग है, और उसको सारी स्वतंत्रता होनी चाहिए सब संपत्ति अर्जित करने के लिए, और उसको समाज वमाज में नहीं रहना चाहिए, और उसको अगर इच्छा है तो रहे, इच्छा नहीं है तो नहीं रहे, खुद खूब कमाए खूब उपभोग करे, उसके कोई दायित्व नहीं किसी के लिए। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई बहुत अमीर हो रहा है तो उसको होने दिया जाए। जबकि सामुदायिकवादी जो भावना आती है, जो मार्क्सवादी विचार आते हैं, वो क्या करते हैं, इन अमीरों पर टैक्स लगा के वो समाज में समानता लाने की बात करते हैं। ठीक है? तो ये होता है व्यक्तिवाद। तो ये व्यक्तिवाद के विपरीत है ना? व्यक्तिवाद में आत्मनिर्भरता और आजादी को महत्व दिया जाता है व्यक्ति की, जबकि समुदायवाद में आपको माना जाता है कि आपके कुछ कर्तव्य है समाज के प्रति, क्योंकि समाज ने ही आपको बनाया है। आपको शिक्षा समाज ने दी है, आपको जो सड़कें से लेकर दूसरी चीज बनी हुई है, जो गार्डन है, जो आपको सरकार की सेवा मिल रही हो, क्यों मिल रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग मेहनत करके टैक्स भर रहे हैं, और एक समुदाय बना है, समुदाय से राष्ट्र बना है। सोचो, सब अपना अपना सोचने लग जाए, कोई नियम कानून का पालन ना करे, तो दुनिया कैसी हो जाएगी? कहीं ना कहीं हमारे कुछ दायित्व होते हैं, हम टैक्स भरते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप वास्तव में भी देखें तो हम बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकते। अगर मान लो हमारी मृत्यु भी होती है, तो कम से कम चार लोग तो हमें चाहिए कि वो हमारे शमशान ले जाके हमारा जो भी क्रियाक्रम है वो कर दे।
समुदाय नहीं होगा तो मानव कैसे रहेगा? इम्पॉसिबल है। तो ये सोचना कि माय लाइफ माय रूल्स, ये थोड़े से ना, वाकई में आप देखोगे ना तो ये विचारधारा बहुत गलत है। आपकी लाइफ नहीं है भैया, आपका क्या है? आपको जो जीवन मिला है, जो लाइफ मिली है, ये भी आपकी नहीं है। आपको माता पिता ने दिया है, उनने आपका पालन पोषण किया है, शिक्षा दिलाई है। चाहते तो नहीं करते, तो आपकी कैसी होगी? आपको जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया गया है, जो संस्कार और चीजें सिखाई, आप जिन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, जो कॉलेज स्कूल में पढ़े हो, वो किसी और ने बनाया हुआ है। और जो रिसर्च जिसकी वजह से आप आज ऐसी जिंदगी जी रहे हो, ये कपड़े पहन रहे हो, घर में बैठे हो, कार में घूम रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ये कहीं ना कहीं समुदाय की तो देन है। तो फिर आपकी लाइफ, आपकी लाइफ, आपके रूल्स कैसे होगी? जिस विज्ञान का आप प्रयोग कर रहे हो, जितनी स्वतंत्रता से आप रह रहे हो, आपको आजादी किसने दिलाई? सोचो, अगर समुदाय नहीं होता तो कौन आपकी आजादी के लिए लड़ता? कौन अपनी जानें देता? वो आजादी में जितने लोग शहीद हुए, उनको क्या मतलब था? उन्होंने सबको एक समझा, तब तो जाकर अपनी उन्होंने जान दी और इस तरीके से हमको ये जीवन दिया है। तो आप किस बिहाफ पे कहते हो माई लाइफ माई रूल्स? नहीं भैया, बहुत सारे लोगों ने बनाई। अगर वो भी ये सोचते ना तो आज कुछ नहीं होता। पता नहीं जंगल में हम वही जंगल राज चल रहा होता कि मत्स्य न्याय जिसको बोलते हैं, जिसमें जो अमीर होता है वो गरीबों को खा लेता है। ये सिद्धांत होता है मत्स्य न्याय में। तो ये वाली स्थिति आ जाती भैया, तो इससे बचने के लिए मतलब, तो ये लाइफ, हम बात कर रहे थे माय लाइफ माय रूल्स नहीं होता। आप समाज से ही सब कुछ ग्रहण करते, समाज में ही आप ग्रो होते, है ना? थोड़े से नेगेटिव चीजें समाज की भी होती, पर कहीं ना कहीं समाज का डर बहुत मायने रखता है। समाज के लिए ही आप सब कुछ करते हो। कोई जब बेटा माता पिता के साथ अत्याचार करने लगता है तो उसको ध्यान आता है समाज क्या कहेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत चीजें भी ठीक है। कुछ बुराई हर जगह व्याप्त होती है और ये लाजमी भी है, ठीक है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, तो समझ गए आप, आत्मनिर्भरता की बात करता है उदारवाद, तो समुदाय उसके विपरीत है कि हम समुदाय के सदस्य हैं। हम जो कुछ भी बनते हैं समुदाय से, समूह मतलब समुदाय में क्या क्या आएगा? आपका घर परिवार आएगा, आपका स्कूल आएगा, मंदिर आएगा, आपका समाज आएगा, आपके रिश्तेदार आएंगे, जाति परिवार, पूरा राष्ट्र आएगा, राज्य आएगा। ये पूरा का पूरा समुदाय है। और राज्य समुदाय का समुदाय है, छोटे छोटे परिवार से जो मिलकर बना है। देखो, कुछ लोगों से मिलकर बना है परिवार, परिवार से मिलकर बना है कुल, कुल से मिलकर बने हैं समाज, समाज से मिलकर बना है गांव, गांव से मिलकर बने हैं शहर, शहर से मिलकर बने हैं राज्य, राज्यों से मिलकर बना है देश, और देशों से मिलकर बनी है पूरी दुनिया। पूरी दुनिया एक समुदाय है, पूरा मानव समाज एक तरीके से एक ही है ना? और इसी तरीके से समुदाय से ही हम कुछ सीख रहे हैं, समुदाय को ही हम कुछ दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें, ठीक है। समुदाय में समुदाय के मूल्यों को महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति के मूल्यों को, ठीक है। मतलब जो समुदाय के रीति रिवाज परंपराएं होती है, इसमें इस बात का वकालत पर जोर दिया जाता है कि हम कहीं ना कहीं समाज के हिसाब से चले, उसके हिसाब से शिक्षा जो दी जा रही है उनको माने, और जैसे समाज एक अच्छी व्यवस्था करता है, एक अच्छे समाज बनाया जाए ताकि वो सबका भला कर सके, है ना? तो व्यक्ति को समुदाय का हिस्सा समझा जाता है, उससे अलग नहीं समझा जाता, ठीक है। जो सामुदायिकतावाद है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें व्यक्तिगत हितों की बजाय, पर्टिकुलर लोगों के हित की बजाय पूरे के पूरे समाज के हित करने की बात सोची जाती है, ठीक है। कोई अगर अमीर रहे समाज में, तो उसका ये कर्तव्य है, पूरे समाज का कर्तव्य है कि ये लोग मिलकर, जो लोग बहुत गरीब है, जो भोजन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को कुछ कल्याणकारी चीजें उपलब्ध कराया जाए, उन लोगों का भी भला करे, मतलब पूरे के पूरे समाज का भला करे, ठीक है। ये इस बात पर जोर देता है। ये व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी, इनका मानना है कि व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी को समाज की भलाई के लिए संतुलित किया जाना चाहिए। कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, पर व्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा किसकी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है? समाज की। कि व्यक्ति के अधिकारों और आजादी को ये देखना चाहिए कि वो समुदाय के खिलाफ या समुदाय के विरुद्ध ना हो। इस तरह की आजादी अगर है तो व्यक्ति के लिए ठीक है, पर अगर वो समाज के अगेंस्ट जाती है, कि समाज की कुछ मान्यता है और आप बिल्कुल स्वतंत्रता से समाज के खिलाफ पहुंचते हैं, समाज को उससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। यह यह जो सिद्धांत है समुदायवाद का, इसी को सामुदायिकतावाद कहा जाता है। तो जो समुदायवाद का सिद्धांत है, ये किसकी बात करता है? कि समाज में क्या हो, सहयोग हो, लोगों में आपस में सहयोग हो, एकजुटता हो, लोगों आपसी जिम्मेदारी और अपने दायित्व को समझते हुए सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इस बात पर बल देता है समुदायवाद का सिद्धांत, है ना? इनका सुझाव है समुदायवादियों का कि केवल व्यक्तिगत अधिकारों को बनाए रखने पर जोर नहीं देना है हमको,
हमको ऐसे चीजों पर जोर देना है जिससे कि पूरे के पूरे समाज की भलाई हो। ठीक है? जैसे कुछ आप उदाहरण देखिए, जैसे आज जिस तरीके से पर्यावरण का विनाश हो रहा है, पूरी दुनिया में संकट उठा हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन को हम क्या अकेले रोक सकते हैं? हम जलवायु परिवर्तन के लिए इंडिविजुअल रूप से जिम्मेदार है कि हम सब अपने अपने हिस्से का कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो अब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमको साझे रूप में एक साथ आना पड़ेगा। तो इस सामुदायिक रूप से ही हम इस विकट समस्या का सामना कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब लकड़ी अकेली रहती है तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, कोई कमजोर भी आपको तोड़ सकता है, मिटा सकता है। उसी का जब समूह बना दिया जाए, एक बंडल बना दिया जाए, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो जो बड़ी बड़ी समस्या है, आप अकेले लड़के उनको खत्म नहीं कर सकते। जब साथ मिलकर एकजुट होकर आप सामना करोगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को हरा सकते हो। जैसे आप देखोगे कोरोना महामारी के समय, इतनी बड़ी महामारी आई थी, प्रभावित तो इंडिविजुअल लोगों को कर रही थी और पूरे के पूरे समाज को प्रभावित करी। तो क्या अकेले हम उससे लड़ सकते थे? उसको लड़ने को, इतनी बड़ी बीमारी को हमने कैसे खत्म कर दिया? सामुदायिक दृष्टिकोण से सब लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, पूरे के पूरे लॉकडाउन लगा दिए, कोई बाहर उस तरीके से नहीं निकले, सब लोगों ने सहा और उस बीमारी को हमने दूर किया। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है सामुदायिकतावाद का। आप देखो ना, सरकार भी कुछ सुधार के लिए अपने स्तर पर प्रयास करती, अधिकारी लोग अपने स्तर पर प्रयास करते, पर वो नहीं कर पाते। वो किसकी बात करते? जन सहभागिता की। वो एनजीओ की मदद लेते, वो समाजों की मदद लेते, समाज के माध्यम से प्रतिज्ञा दिलवाते कि समाज दहेज ना ले, अगर दहेज प्रथा को खत्म करनी है, तो समाज में सुधार करने की बात करते, वो समुदाय को शामिल करते हैं। और सरकार अगर कोई गलत कदम उठाती है तो पूरे के पूरे एक जो समुदाय सामने आते हैं और उनका विरोध करते हैं पूरे समुदाय के लिए। इस तरह की बात की जाती है। तो बेसिकली यही समुदायवाद है ना। अब देखते हैं कौन वो बड़े महान लोग हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया समुदायवाद को, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन लोगों को। तो देखो, समुदायवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखो, समुदायवाद कहाँ से शुरू होता है? जो समुदायवाद की विचारधारा है, तो सबसे पहले जो माइकल सैंडल करके एक वैज्ञानिक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है माइकल माइकल सैंडल। ठीक है। इन्होंने 1982 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और ये नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। क्या नाम है इस किताब का? नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। 1982 में इन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब को लिखते हुए उन्होंने पहली बार समुदायवादी जो सिद्धांत है इनका प्रतिपादन किया। इसमें किसके अगेंस्ट में लाया? जो नौ उदारवादी थे। नौ उदारवादी, उदारवाद का एक नया रूप है। नौ उदारवाद में क्या हुआ? तो नौ उदारवाद में व्यक्ति के और अधिकारों को महत्व दिया गया, आत्म निर्धारण के सिद्धांत को और बढ़ाया है कि व्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता हो, निजी संपत्ति पर उसको पूरा अधिकार हो। इस तरह की बात कर रहा था नौ उदारवाद। तो ये इन्होंने उसकी आलोचना की और उसके अगेंस्ट में इन्होंने समुदायवाद लाया कि भैया व्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है, पर व्यक्ति जो कुछ है वो समाज की वजह से ही है। मानो चलो, उदारवाद पे आते हैं। पहले तो एक उदारवाद नामक बीमारी बहुत बड़ी है, इसको समझो। उदारवाद में व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दी जा रही है कि व्यक्ति चाहे अथाह संपत्ति अर्जित कर सकता है, कितना भी लाभ कमा सकता है, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसकी वकालत करता है उदारवाद। थोड़ा बहुत टैक्स लगा देगा, राज्य के काम बहुत कम होंगे, कानून व्यवस्था को संभाल। भैया, मान लीजिए कोई एक उद्योगपति है, उसने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की उद्योग लगाकर। अब यहाँ सवाल है, उसने जितने संसाधनों का उपयोग किया उत्पादन करने के लिए, जो कोयला मान लो एनर्जी के लिए उसने लगाया, तो जो कोयला लगाया, क्या वो उस अकेले इंडिविजुअल का कोयला था? जितना पर्यावरण उसने प्रदूषण किया वो केवल उस व्यक्ति का था। जितना जल का उसने विनाश किया और जितने संसाधनों का वो दोहन कर रहा है, तो क्या वो अकेले का है या उस पे पूरे समुदाय का अधिकार है? कहीं ना कहीं पूरे समुदाय ने उसको छूट दी है, तब तो उत्पादन कर रहा है। तो क्यों नहीं उसके जो लाभ हो रहा है उस पर टैक्स लगा के उसको बाकी लोगों पर भी खर्च करना चाहिए, सड़कें बनाई जानी चाहिए, उससे हॉस्पिटल खोले जाने चाहिए, उससे लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए। ये इस बात की वकालत करेगा समुदायवाद, क्योंकि हम जो कुछ भी है ना, हम खुद नहीं है भैया, हम बने हैं समुदाय से और हम समुदाय के ही आभारी हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है ना। तो
इसकी बात करता है समुदायवाद। तो पहली बार हमारे व्यक्ति हुए माइकल सैंडल पे वापस आते हैं। इनकी बुक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। इन्होंने पहली बार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने नव उदारवादियों की आलोचना की। ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य चार विचारक है जो सामुदायिकतावाद से जुड़े हैं, तो पहले है कौन आपके? सैंडल, ये आप याद रखेंगे, माइकल सैंडल। अगले है वालजार, इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी बुक अभी देखेंगे। इनका वालजार। इसके बाद अगले जो विचारक है उनका नाम है चार्ल्स टेलर। ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे जो फोर्थ विचारक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहे होंगे ना, ब्लैक पेन ले लेते हैं हम। चलो देखो, पहले जो विचारक है इनका नाम है सैंडल, है ना, माइकल सैंडल। उसके बाद में वॉलजार, चार्ल्स टेलर। ठीक है। और अगले जो है अपने मैंकेटायर, मैंकेटायर। ये मुख्यतः चार विचारक है जो समुदायवाद पर लिखते हैं और जिन्होंने अध्ययन किया और महत्वपूर्ण समुदायवादी विचारक है। ये चारों के नाम आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो माइकल वॉलजार, इनकी रचना देख ली हमने, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। चार विचारक है, वॉलजार, टॉल्स टेलर, मैंकेटायर। ठीक है। जो माइकल वॉलजार की रचना है, जो दूसरे हमारे महत्वपूर्ण लेखक है या राजनीतिक विचारक है समुदायवाद के, उनका नाम है माइकल वालजार। इनकी रचना है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। ये किसकी बुक है? तो ये बुक है माइकल वॉलजार की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। स्पेशली समुदायवाद से ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इनकी किताबें पूछ ली जाती है भैया, ना, तो याद रखना। और इनसे भी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है टेलर। टेलर को लेकर मैं क्या बताऊं आप, जब भी क्वेश्चन पूछा गया है भैया, पूछा जाता है जो चार्ल्स टेलर है किस तरह के विचारक है, अरे समुदायवादी है यार भैया, छोटी सी आंसर आपका है। तो चार्ल्स टेलर की रचना है कौन सी? हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, ये याद रखेंगे आप। स्पेशली चारों विचारक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो माइकल जो वॉल्जर की रचना स्पेयर्स ऑफ जस्टिस, टेलर की रचना हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है। चार्ल्स टेलर ने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो नौ उदारवादी सामान्य हित की राजनीति का परित्याग कर देते। नौ उदारवादी जो विचारक होते हैं, वो खुद इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिवादी स्वतंत्रता और इन पर इतना बल दे देते हैं कि वो दूसरों की भलाई का सोचना ही छोड़ देते हैं भाई। इसलिए आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा समुदायवाद ठीक है क्योंकि व्यक्ति के कुछ कर्तव्य समाज के प्रति भी होते हैं। देखो, हम आज इंडिविजुअल है, आज हम जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारे पहले जो लोग हुए, वो चाहते तो पूरे जंगल वंगल खत्म करके खूब पैसा वैसा कमा के खूब सब धरती का नाश करके चले जाते। उनको हमसे क्या मतलब था, पर उन्होंने हमारे लिए सोचा भाई, बहुत बड़ी बात है ना। सोचा क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, हम भी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए समझ रहे हैं। बस वही बात है। ठीक है। इसलिए टेलर ने अ, समुदायवाद का समर्थन किया। टेलर के अनुसार जो स्वतंत्रता है वो सिचुएटेड होती है। स्वतंत्रता किसमें सिचुएटेड होती है, किसमें उपस्थित होती है? तो समाज में। आप जब एक समाज में रहते हो ना, तो समाज आपको कुछ स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है जो आपके लिए ठीक है। क्योंकि आप अगर शिक्षा नहीं पा सकते, आप संसाधन नहीं पा सकते, तो समाज आपको उपलब्ध कराता है, समाज ही आपको सारी चीजें उपलब्ध कराता है। तो कहीं ना कहीं आप उनके शुक्रगुजार है, जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जो संस्थाएं चल रही, जो हमको आजादी मिली है। तो ये इंडिविजुअलिज्म से तो नहीं मिल सकते थे ना। ये मिली किससे? समुदायवाद की भावना से, है ना। हिंदुइज्म जो पूरी दुनिया में इतना अच्छा धर्म है, क्या कहता है? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारा परिवार है, ये भावना सोचो। तो हम अपने से अलावा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, दान करें, हमारी संपत्ति का, भूखों को भोजन करवाए, जरूरतमंदों को चीज दे, ये भी समुदायवाद का विचार है। ठीक है ना। तो ये उन महत्वपूर्ण विचारकों के विचार थे। ठीक है। समुदायवाद की मूलभूत मान्यता क्या है, इनको देखते। देखो, समुदायवादियों की मूलभूत मान्यता क्या है? समुदायवादियों की मूलभूत मान्यता निम्नलिखित है। वो क्या है? देखो, समुदाय जो है ना, एक मानते हैं कि समुदाय व्यक्ति की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो कि समुदाय की बात करें तो समुदाय को महत्व देंगे। इन्होंने सोशल थीसिस पर बल दिया और इसको अपना केंद्र बिंदु बनाया अध्ययन ने। सोशल सोशल थीसिस मतलब कैसे सब लोगों को एक साथ लेकर चला जाए, सबके हित में सोचा जाए और सभी के लिए काम किया जाए।
कि व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, वो जो भी कुछ सीखता है करता है किसके बदौलत करता है, समाज की बदौलत। इस पर महत्व दे रहे हैं। समुदायवादी के अनुसार समुदाय का मतलब क्या है, तो देखो परिवार है ना, आपका जो विद्यालय स्कूल कॉलेज और जो भी समूह होता है, जो जाति होती है, आस पड़ोस मोहल्ला, आपके विश्वविद्यालय, चर्च, चर्च की जगह आप मंदिर मस्जिद कह सकते हो, पड़ोस कह सकते हो, आपका राष्ट्र, ये सब समुदाय आता है ना, समाज से लेकर सब चीजें, ठीक है। इसके अनुसार मूलतः व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है। यही व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं कि व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं है यार, व्यक्ति समाज से बहुत कुछ सीखता है। अगर व्यक्ति मान लो स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ तो उसको जन्म से ही स्वतंत्र रख दिया जाए, अलग छोड़ दिया जाए कि तू कर भाई, उसको टोकेगा नहीं परिवार, उसको स्कूलों में टोक टोक के सीधा नहीं करा जाएगा, तो क्या व्यक्ति ने इंडिविजुअली कुछ सीखा है या उसको समाज ने सब कुछ सिखाया है? समझ रहे हो आप? ठीक है, तो यही व्यक्ति सामाजिक प्राणी है भैया, समाज से बहुत कुछ सीखता है, अकेला कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने सोचो, समुदायवाद नहीं होता तो परिवार कैसे होता? हर लोग सोचते कि हम फ्री है तो कोई भी कभी भी मिलता, कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता और दूर हो जाते। तो जो बच्चों का पालन पोषण कैसा होता, जैसे जंगलों में होता है, ऐसा छोड़ दिया जाता। तो भैया मानव नहीं रह सकता बिना समुदाय के बिना। समझ में आया आपको? इतना जरूरी है मानव के लिए सामुदायिक होना। सामाजिक प्राणी है ना चूंकि मानव, इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने व्यक्ति को समाज में ही स्थित माना। ठीक है, उन्होंने व्यक्ति कहा कि व्यक्ति इंडिविजुअली बिल्कुल सक्षम नहीं हो सकता, वो समाज का ही एक हिस्सा है, अंग है। तो जो समुदायवाद है, ये ऐसी विचारधारा है, समुदायवाद, है ना, ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को क्या मानता है, समाज का अंग मानता है, कि समुदाय में ही व्यक्ति शामिल होता है। ठीक है, व्यक्तियों से मिलकर ही समुदाय बना और समुदाय से ही व्यक्ति बना है। इनके अनुसार व्यक्ति समाज में अपनी पुनर्खोज करना चाहता है। जैसे व्यक्ति जब आता है तो वो सारी चीजें समाज में ही खोजता है, समाज से ही उसको सारी चीजें सीखने को मिलती है। अच्छा बुरा भला जो भी कुछ समाज से ही वो परिपक्व होता है, समाज से सीखता है। तो इन्होंने क्या किया, हमारे समुदायवादियों ने व्यक्ति के समाज से संबंधों पर बल दिया। ठीक है, और इनके कहना है कि भैया जो व्यक्ति की पहचान है वो समुदाय के द्वारा ही निर्मित होती है। एक हमारे महत्वपूर्ण महान पिता हुए हैं राजनीति विज्ञान के, जिनका नाम है अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय का क्या मानना था कि जो समाज में नहीं रहता वो तो या तो पशु है या देवता है। सोचो। तो यहाँ यही मतलब है कहने का भैया, कि जो भी कुछ है हम समाज की वजह से, है ना, बिना समाज के हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार हमारे जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण समाज के द्वारा ही किया जाता है, कि समाज कुछ जरूरत पैदा करता है तो हम उसके हिसाब से उद्देश्य बनाते हैं और जीवन जीते हैं कि भैया हमको यही करना है। ठीक है, व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार किससे मिलते हैं, समुदाय से मिलता है। समुदाय उसको छूट देता है सारी चीजों के लिए। ठीक है, समुदायवादियों के अनुसार राज्य विशेष प्रकार के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इनका मानना है समुदायवादियों का कि राज्य को अकेले व्यक्ति के अधिकार को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि समुदाय को बढ़ाने के लिए, समुदायवाद के विचार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। कि कैसा स्कूल कॉलेजों में परिवार को एक साथ लाने के लिए काम कर सकता है, सामाजिक गतिविधियों को और मूल्यों को संस्कृति को बढ़ाने के लिए राज्य काम कर सकता है। तो राज्य को ऐसे बहुत सारे काम करना चाहिए जिससे लोगों में समूह की भावना बढ़े। ठीक है, इसकी बात करते हैं समुदायवादी। इसमें मुख्यतः जो सैंडल है, इनके अनुसार साध्य आत्मन से पहले होता है। अब यहाँ देखो, ये आया अपना सिद्धांत। इसका मतलब होता है आत्मन। आत्मन क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि आत्मन बाद में होता है और पहले क्या होता है, साध्य। तो इसका मतलब है कि एंड इज इंपॉर्टेंट देन, क्या एंड इज इंपॉर्टेंट देन सेल्फ। सेल्फ से ज्यादा क्या है, कि व्यक्ति से इंपॉर्टेंट क्या है, व्यक्ति से इंपॉर्टेंट है समाज। समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जो साध्य है साधन से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो साधन क्या है, तो हमारा साधन है इनके अनुसार समाज, कि कैसे समाज के लिए सारी चीजें करनी है। हमारा मेन लक्ष्य है समाज को बढ़ाना, समाज के हिसाब से जीना।
तो समाज क्या हो गया? साध्य, समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना। और व्यक्ति क्या है? साधन, मतलब व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है, ठीक है, समाज से अलग नहीं है। इसकी बात करते हैं कि जो साध्य है आत्मन से पहले है, मतलब सेल्फ से पहले एंड है, कि एंड इज इंपॉर्टेंट देन सेल्फ। व्यक्ति से पहले समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें अपने से पहले किसके बारे में सोचना है? व्यक्ति को, समाज के बारे में सोचना है, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और हम जो कुछ भी बनते हैं समाज की वजह से बनते हैं, तो समाज पहले आता है, और हम जो भी कार्य करेंगे समाज के लिए करेंगे, इसी को कहा जाता है, ठीक है। इनके मुख्य मान्यताकार फिर बता देता हूँ। सैंडल, चार्ल्स टेलर, वॉलजार और मैंकीटायर है, ठीक है। मूल आदर्श कहाँ से लिया है? जो हमारे समुदायवादियों के जो दो लोग हैं, ग्रीन और हीगल। आपको पता है ग्रीन महोदय भी आदर्शवादी विचारक है, जो नैतिकता की बात करते हैं, और इन्होंने महत्व दिया है नागरिक समुदाय पर। हीगल भी इसी की बात करते हैं। हीगल और ग्रीन से इन्होंने अपने आदर्श लिए हैं। इसके बाद अलावा अरस्तु, इनसे भी ये आदर्श लेते, कहीं ना कहीं रूसो, ठीक है। तो इन ये सब आदर्श रहे हैं किसके? तो भाइयों ये आदर्श रहे हैं हमारे हमारे समुदायवाद के, ठीक है। अब चलो आते हैं आगे, देखते हैं। अब यहाँ हम बहुत प्यारी सी चीज देखते हैं। पहले विचारक को देखते हैं जो पिता है समुदायवाद के। तो कौन पिता है समुदायवाद के? तो ये हमारे व्यक्ति है माइकल जे सैंडल, है ना। क्या नाम है इनका? माइकल जे सैंडल। माइकल जे सैंडल समुदायवाद विचार के, जो समुदायवादी विचारधारा है, इसके आरंभ का श्रेय किसको जाता है? इसके आरंभ का श्रेय जाता है माइकल सैंडल को। माइकल सैंडल को इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। माइकल सैंडल ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इसमें इन्होंने विचार दिया 1982 में। और इसमें रॉल्स की आलोचना के सिद्धांत, जो रॉल्स ने सिद्धांत दिए थे, इनकी आलोचना की। कहीं ना कहीं वो उदारवाद के लिए दिए थे, और उसमें व्यक्तिवादी स्वतंत्रता पर जोर दिया था, इसलिए इन्होंने रॉल्स की आलोचना की थी। रॉल्स ने क्या कहा था? राइट इज प्रायर टू गुड, है ना। राइट इज प्रायर टू गुड, मतलब कि जो अधिकार है, मतलब इनका मानना था राइट की जो अधिकार है, ये शुभ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ या कल्याण से, समाज के कल्याण से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक हर एक व्यक्ति के अधिकार। तो सैंडल ने कहा, अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप? शुभ ज्यादा जरूरी है, पूरे समाज का कल्याण जरूरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज। तो समाज समाज के अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक व्यक्ति को सारी संपत्ति मिले, एक व्यक्ति का कल्याण हो, उससे अच्छा इस संपत्ति को बराबर से बांट दिया जाए पूरे समाज में, तो सबका कल्याण हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे कौन? सैंडल महोदय जी ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं। अब यहाँ देखते हैं रॉल्स ने क्या कहा था? सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड। जबकि सैंडल ने इसको परिवर्तित करते क्या कहा? एंड इज प्रायर टू सेल्फ, मतलब कि व्यक्ति से ज्यादा, सेल्फ मतलब व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति से ज्यादा, ये रॉल्स का मानना था व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज से, साध्य से, है ना। एंड से मतलब जो पर्टिकुलर व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, तो उसको एंड यहाँ समझेंगे। तो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज से। तो भाई हमारे सैंडल महोदय क्या कहते हैं? नहीं, साध्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ से, है ना। व्यक्ति सेल्फ में आता है, तो एंड, अंत किसके लिए? समाज के लिए, ठीक है। तो समाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति से, इसमें परिवर्तन कर दिया, ठीक है। सेंडल ने कांटवादी नीतियों की आलोचना की। कांट का क्या मानना था? कांट ने माना था मेन इज एंड इन इट सेल्फ, कि इन्होंने, कांट ने व्यक्ति को महत्व दिया था, जिसको रॉल्स ने उठाया। कांट का मानना था कि व्यक्ति स्वयं में साथ दे, कि जो दुनिया की सारी चीजें वो व्यक्ति के लिए। कांट बड़ा प्रभावित हुआ इससे, कांट की ये बात थी, इससे रॉल्स बहुत प्रभावित हो। रॉल्स ने, हाँ भाई, तो सब लोगों के अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति के लिए सारी चीजें है। कांट, इसके बाद कांट के इस विचार को काट कर हमारे रॉल्स महोदय क्या कहते हैं कि हाँ भाई, कांट जी सच कह रहे हैं कि व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रॉल्स ने भी कांट की वकालत करते हुए सेल्फ क्या कह दिया? सेल्फ इज प्रायर टू एंड, उसी के विचार को आगे बढ़ाया। पर जब सेंडल आए, ये समुदायवादी विचारक थे, इन्होंने कहा नहीं, तुम दोनों गलत हो। भैया समुदाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति से। अगर समुदाय को अधिकार दे दिए जाएंगे तो व्यक्ति को अपने आप मिल जाएंगे। आई बात समझ में?
तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि समाज इंपॉर्टेंट है। इसकी बात करते हैं कौन, हमारे सेंडल महोदय, ठीक है। सेंडल ने एक और पुस्तक लिखी, व्हाट मनी कांट बाय, द मॉरल लिमिट्स ऑफ मार्केट, ठीक है। और इन्होंने इस बुक में जो है उदारवाद की आलोचना की है, ठीक है। देखो, माइकल सैंडल इनका नाम है और इनकी बुक है लिमिट्स ऑफ जस्टिस। इन लिमिट की बात करते हैं तो इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं जैसे मैंने किया था, कि जो सैंडल आपकी होती है ना, जो चप्पल या जो सैंडल आप पहनते हो, हर एक सैंडल की लिमिट होती है। आप कितना भी अच्छे से यूज किया और अगर प्रॉपर यूज करते हो तो 6 महीने में खत्म हो जाती है। तो जहां पे लिमिट सैंडल की क्या होती है, आपकी लिमिट होती है। तो इनकी जो भी बुक है ना, इसमें आपको शब्द मिलेगा लिमिट। तो सैंडल की एक लिमिट होती है। तो अगर आप नहीं भी याद रख पाए तो लिमिट्स ऑफ जस्टिस, है ना, किसकी बुक है, सैंडल की लिमिट होती है। आपने एक थ्योरी याद कर ली, बस सैंडल की लिमिट होती है ना। व्हाट मनी कांट बाय, द मॉरल लिमिट्स ऑफ मार्केट, है ना। तो ये जो शब्द आएगा तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड से आप बुकों को याद रख सकते हो ना। तो ये मैंने एक तरीका बताया, अगर आप रख सकते तो ठीक है, वरना कोई बात है नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। चलो, दूसरे महत्वपूर्ण हमारे विचारक हुए जिनका नाम है चार्ल्स टेलर, है ना। चार्ल्स टेलर बहुत इंपॉर्टेंट समुदायवादी विचारक है। इनकी प्रसिद्ध रचना है हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी, इनका नाम क्या है, चार्ल्स टेलर, इन्होंने बुक लिखी है। इसके अलावा इनकी एक और बुक है सोर्स ऑफ द सेल्फ, ठीक है। सोर्स ऑफ द सेल्फ, ये किसकी बुक है, हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ एक बुक है चार्ल्स टेलर की, ठीक है। ये उदारवादी, इन्होंने क्या माना कि जो उदारवादी विचार है वो आभारग्रस्त स्व, वो खुद की बात करते हैं ना, आभारग्रस्त स्व की बात करते हैं। तो इन्होंने उदारवादी विचार की बजाय भारग्रस्त स्व को स्वीकार किया, ठीक है। किसको स्वीकार किया, ये सैद्धांतिक शब्दावली है इनकी, इन्होंने इसे स्वीकार किया। तो देखो, ये जो विचार है इसको आप ऐसे समझिए, जैसे जो उदारवादी, इन्होंने कहा था कि उदारवादी क्या है, अनकम्बर्ड सेल्फ, मतलब आधारग्रस्त सेल्फ मतलब खुद। अनकम्बर्ड सेल्फ का मतलब होता है कि उदारवादी ऐसी विचारधारा है जो अकेले रूप में स्वतंत्र रहना चाहती है, जो समाज के प्रति अपना कोई दायित्व नहीं निभाना चाहती, मतलब इसके ऊपर कोई भारी नहीं है कि ये अमीर है, इनके पास बहुत इन्होंने धन इकट्ठा कर दिया तो उसको लोगों की भलाई या सेवा के लिए लगाया जाए। तो इन पे किसी की जिम्मेदारी का कोई भार नहीं है। तो भैया ऐसा बिना जिम्मेदारी का होना, है ना, आभारग्रस्त स्व मतलब बिना जिम्मेदारी का होने से लाख गुना अच्छा है कि कोई जिम्मेदारी हम स्वीकार कर ले, कि जब समाज की या दूसरे लोगों की हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी तो हम ज्यादा अच्छे बनेंगे। एक भावना होगी हमारे अंदर दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। तो इसी को कहा कहा जाता है अनकम्बर्ड सेल्फ की जगह कंबर्ड सेल, आप कह सकते हैं इनको। अनकम्बर्ड सेल्फ की जगह कंबर्ड सेल्फ, मतलब एक दूसरों की मदद करने की भावना हमारे अंदर आ जाए, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो इसकी बात करते हैं टेलर, है ना। तो समुदायवाद यही करता है, दूसरों की भलाई करता है, ना कि खुद की बिना जिम्मेदारी लेने की बात नहीं करता। तो ये कहते हैं कि गैर जिम्मेदार होने से क्या अच्छा है, जिम्मेदार होना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है ना। तो इसका मानना है कि सामाजिक परिस्थिति है, इससे व्यक्ति प्रभावित हो और कुछ जिम्मेदारी ले, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि कुछ जिम्मेदारी ना ले, ठीक है। टेलर ने सोशल थीसिस के विचार को स्वीकार किया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। टेलर ने किस विचार को स्वीकार किया, तो सोशल थीसिस। सोशल थीसिस मतलब पूरे समुदाय का एक साथ रहना। इनका मानना था कि व्यक्ति हमेशा अपना अच्छा नहीं सोच सकता। तो सोशल थीसिस, जब समाज होता है तो समाज उसको सही दिशा दिशा दिखाता है ना। कहीं ना कहीं समाज से उसमें अच्छे विचार आते हैं, समाज की बदौलत ही वो शुभ कार्य कर पाता है, अपना अपनी भलाई कर पाता है। व्यक्ति अकेले अपना भला नहीं कर सकता, समाज के माध्यम से अपना भला कर सकता है, ठीक है। तो ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति की भलाई अकेले में नहीं है, व्यक्ति की भलाई कैसे है, समाज में। समाज ही व्यक्ति को सही सुधारता है, सही दिशा दिखाता है। तो व्यक्ति की भलाई किसमें है, समाज में। जैसे देखो, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत हमारे लोग और इतिहास से चीजें चली आई है। उन्होंने बहुत सारी चीजें जीवन में देखी, प्रयोग किए, वो असफल हुए तो उन्होंने हमको बहुत चीजें बताई कि हमको जीवन में ये नहीं करना है और ये बनना है। जैसे धर्म की बात करें तो एक धर्म के माध्यम से हमारे अंदर नैतिकता के बीज बोए गए कि हमें बड़ों की इज्जत करना है,
तो किसी का भी अहित नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। तो ये चीजें समाज ने हमको सिखाई। अगर बहुत सारे बड़े लोग हुए जिन्होंने बुक लिखी और उन्होंने जो जीवन में सीखा, जीवन भर किया, वो डायरेक्ट हमको बता दिया, ताकि हमको उन सब से नहीं गुजरना है। उतना अनुभव से सीखेंगे तो जिंदगी बहुत छोटी है, तो डायरेक्ट उन्होंने कुछ चीजें सिखा दी। तो क्या व्यक्ति खुद सीख पाता? व्यक्ति अपना सही गलत सीख पाता? नहीं सीख पाता। ये कौन ने सिखाया हमको? समाज ने सिखाया। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं विज्ञान में, जैसे मोबाइल को कैसे चलाना है, ये जो अभी तक के लोग आविष्कार करते हैं, इन लोगों ने हमको बताया। टेक्नोलॉजी उन लोगों ने हमको दे दी, ताकि हम बहुत कुछ और इसके बाद अच्छा कर सकें। तो व्यक्ति खुद का सुख हमेशा सच अपना अच्छा नहीं सोच सकता। कहीं ना कहीं समाज में मदद करता है हमारी। जब समाज में होते तो बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। बहुत लोग हमें सही रास्ता बताते हैं ना। हमें एक बार में अलग अलग लोगों के विचारों को जानने को मिलता है, अलग अलग चीजों से पता करने को मिलता है। सोचो हम अपने ही सोचते हैं, लोगों से नहीं जुड़े रहेंगे, लोगों के बारे में पता नहीं होगा, तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी यार? ये नए नए आविष्कार पूरे समाज के लिए आ रहे हैं, कैसे हमारे सामने आएंगे? तो व्यक्ति हमेशा अपना इंडिविजुअल रूप से अच्छा नहीं कर सकता, समूह में कर सकता है। ठीक है, इसकी बात ये कर रहे हैं। तो नाटेलर करके एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, उदारवाद के तटस्थ राज्य के प्रयोग का भी विरोध किया, है ना। ये टेलर है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। तो जो टेलर महोदय है, इन्होंने क्या किया, टेलर महोदय ने जो उदारवाद का विचार है, कि इनका मानना है कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यापार में या अर्थव्यवस्था में, लोगों के जीवन में। राज्य सिर्फ कानून व्यवस्था देखे और व्यक्ति को छूट दे दे। इनने कहा नहीं, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और अच्छे मूल्यों को बढ़ाना चाहिए। कि अगर कोई समाज में पीछे रह गया तो राज्य को हस्तक्षेप करके उसकी मदद करनी चाहिए, है ना। और उसको आगे लाना चाहिए। सरकार को समानता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई पिछड़े या पीछे रह गए तो सरकार को उनको सहायता करके आगे लाने का प्रयास करनी चाहिए। अच्छे मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए। इसकी बात हमारे टेलर महोदय करते। तो ये दूसरे हमारे महत्वपूर्ण विचारक है समुदायवाद के। चलो तीसरे पर आ जाते हैं भैया। तो तीसरे विचारक कौन है? तो माइकल वालजार, इन पर आते हैं। ठीक है, माइकल वालजार, वालजार, ठीक है, माइकल वालजार। ये तीसरे महत्वपूर्ण समुदायवादी विचारक है। इनकी रचना है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्या रचना है? स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। किसकी रचना है? माइकल वालजार की। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अमूमन आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, ना जाने कितनी बार इस बुक से और इस बात से क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी रचना का नाम स्पेयर्स ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? माइकल वालजार की है। ये याद रखेंगे जी आप, वालजार, है ना। तो वालजार महोदय, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। देखो, वालजार इनका नाम है, वालजार। इनकी रचना है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। स्पेयर्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय का गोला। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, आपने वॉल देखा है अपने घर में? कभी भी आपने देखा होगा तो एक इस तरीके का एक, है ना, निकला हुआ वाल होता है, जो भी पाइप वाइप का होता है, ये भी गोल होता है। और जार अगर आप बात करें तो देखो, कुछ इस तरीके का आपके घर में जार होता होगा पानी का, है ना। और ये इसमें पानी निकल, ये भी गोल होता है कहीं ना कहीं इसका मुंह। तो आप याद रख लीजिए। तो जो वाल वाल जार, ये दोनों गोल होते हैं। तो न्याय भी गोल ही हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या ये कह रहे हैं कि न्याय भी गोल होता है। न्याय का भी एक गोला है, तो न्याय भी गोल होता है। ये वाल और जार, ये दोनों गोल होते हैं। तो ऐसे लिंक करके याद हो जाए तो कर लेना। मुझे तो ऐसे ही याद हो गया था, हाँ भाई, वाल जार, वाल भी गोल होता है और इनका जस्टिस भी गोल है ना। स्पेयर्स का मतलब होता है गोल। तो स्पेयर्स ऑफ जस्टिस इनकी किताब है। जैसे भी आपको याद रखना है, कुछ ट्रिक से याद रखा करिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। किताबें पूछी जाती है यार, बहुत कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं बुक्स से लेकर। कभी कभी तो 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, है ना। ये नंबर अगर आपके गए तो आप बहुत पिछड़ जाओगे किसी भी एग्जाम में। तो आप यहाँ गलती नहीं कर सकते। ठीक है, वॉल्जार की रचना है स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, किससे प्रभावित है ये? इसमें ये प्रभावित है अरस्तू और हिगल से। ठीक है, इन पर प्रभाव किसका है? अरस्तू और हिगल का प्रभाव है इस बुक को लिखने के ऊपर। इन्होंने क्या कहा अपनी इस किताब में? वॉल्जार महोदय ये कहते हैं कि कोई भी जो समाज है ना, ये पहले तो इसको समझिए। ये कह रहे हैं सेल्फ इज इम्बेडेड सेल्फ, या इसे कहते हैं सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो
सामाजिक परिवेश का परिणाम होता है। व्यक्ति अकेला नहीं होता। व्यक्ति जो सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ का मतलब होता है कि व्यक्ति समाज में स्थित होता है। व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है और व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो किससे सीखता है? समाज से सीखता है। तो इसको क्या कहा इन्होंने? इसको कहा कि जो सेल्फ है वो क्या है? सिचुएटेड सेल्फ है। ठीक है? तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं होता। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी बनता है, वो समाज से ही बनता है। व्यक्ति सामाजिक परिवेश का परिणाम होता है। इन्होंने अपनी रचना लिखी स्पेयर्स ऑफ जस्टिस 1983 में। उसमें इन्होंने सरल समानता के विचार को उदारवादी विचार कहा। सरल समानता मतलब का ये होता है कि पूरी दुनिया में उदारवादी सिद्धांत इन्होंने दिए, मार्क्सवादी सिद्धांत दिए, कहा पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा। तो इन्होंने कहा भैया जब पूरी दुनिया एक नहीं है, पूरी दुनिया में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, लोगों की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग रहन सहन खान पीन सब कुछ है, लोगों के काम अलग है। लोग कुछ जगह संस्कृति, जैसे एशिया की बात करें, यहाँ धर्म का इतना प्रभाव है तो लोग समूह में धार्मिक चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, अपने आप नैतिकता को मानते हैं, बहुत चीजें खुद ही नहीं करते, है ना। बहुत चीज धर्म के डर से गलत कार्य नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इस तरह की चीजें पाई जाती है। वो सब चीजें समाज को देखकर करते हैं। यूरोप में अलग संस्कृति, उनको स्वतंत्रता पसंद है, उनको पीना, शराब पीना और जैसे चाहे वैसे रहना पसंद है। पूरी दुनिया में एक जैसे नियम कानून कैसे हो सकते हैं? वहां वो समलैंगिकता को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, जो स्त्री पुरुष या स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष साथ हो सकते हैं। हमारे यहाँ ही समाज में स्वीकार्य नहीं था उस तरीके से। पर ये कुछ बात करते कि पूरी दुनिया में एक जैसे नियम कानून बना दिए जाए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सरल समानता नहीं हो सकती कि पूरे एक सिद्धांत पूरे दुनिया में लागू हो। उन्होंने कहा कोई ऐसे सिद्धांत नहीं हो सकते, सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता जो सभी समाज में एक जैसे स्वीकार किए जाए, क्योंकि हमारा समाज बहुत अलग है। हमारे यहाँ शादी विवाह बहुत उत्साह मनोरंजन से मनाया जाता है, बहुत ज्यादा रीति रिवाज होते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता, वहां सामुदायिकता ही नहीं है। तो आप पूरी दुनिया के लिए एक जैसे कानून नियम कैसे बना सकते हो ना? इसलिए उन्होंने कहा क्या, न्याय का गोला हर जगह का एक जैसा नहीं हो सकता कि सबके लिए एक स्ट्रेट लाइन में बना दे, नहीं, गोला। सबका अपने हिसाब से झुका हुआ न्याय होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया वस्तुओं का वितरण हो या कोई भी सिद्धांत हो ना, सभी समाज के लिए अलग अलग होने चाहिए। सब चीजों के, सब समाज के अपने अलग अलग मापदंड होते हैं। तो जो भी हम वस्तुओं का वितरण अगर लोगों में करते हैं या कोई भी सिद्धांत बनाते हैं, जब इसका लोगों में वितरण करते हैं, तो अलग अलग होना चाहिए ना सबके हिसाब से। एक जैसा कैसा हो सकता है? वो संभव नहीं है कि कोई भी चीज एक जैसी हमेशा होती रहे किसी कारणवश, है ना। तो ये अवधारणा का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि अलग अलग समाज के अलग अलग विशेषता होती है, इसलिए नियम कानून भी अलग अलग समाज के लिए अलग अलग होना चाहिए। एक जैसे सिद्धांत हम पूरी दुनिया के लिए नहीं बना सकते। ठीक है, सेल्फ इज सिचुएटेड सेल्फ। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है या जो व्यक्ति है वो समाज से ही सीखता है, समाज से ही बनता है, तो समाज का परिणाम, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे अगले विचारक आते हैं जिनका नाम है मैंकी टायर, है ना। मैंकी टायर महोदय, इनकी बुक है महत्वपूर्ण, इसका नाम है आफ्टर वर्च्यू। ठीक है, क्या नाम है? आफ्टर वर्च्यू। आफ्टर वर्च्यू, आपको पता है कि हम पहले क्या थे? मैंकी टायर मतलब मानव पहले क्या था? बंदर था। आपको पता है ना, हम बंदर थे। ठीक है, बंदर थे। फिर जब हम में वर्चू आई, आफ्टर वर्चू मतलब वर्चू मतलब बुद्धि ज्ञान होने के बाद हम मानव बन गए। तो ठीक है, मंकी मंकी थे, मंकी से क्या बन गए? वर्चू आने के बाद मानव बन गए। तो मंकी टायर आफ्टर वर्चू विल बिकम ह्यूमन। सो ऐसे आप इस बुक का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, आपने एक मेंटोस का एड देखा होगा, ध्यान रखिए, जिसमें एक बंदर, पहले गधा होता है, गधा गाड़ी को खींचता है, और जब वो मेंटोस खाता है उसमें बुद्धि आ जाती है ना, तो कद्दू करके एक तरीके से इंसान या आदि मानव में पूरा बदल जाता है। तो वो उस एट को भी याद करो ना, वर्चू आने के बाद वो हो जाता है। तो ऐसे ही मंकी भी क्या हो जाता है? मंकी भी कहीं ना कहीं बदल जाता है मानव में, क्या होने के बाद? वर्चू आने के बाद। ठीक है, तो मंकी टायर की बुक है आफ्टर वर्चू। कुछ भी करिए, चीजों को अपने दिमाग में बार बार आप दोहराइए कि आप याद रहे, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होता है। तो आप याद रखिए, ऐसे याद रख सकते हैं इस बुक को कि मंकी टायर मतलब मंकी था, टायर्ड हो गया था, बहुत थक गया था, उसमें जब वर्चू आया तो ह्यूमन बन गया, है ना। तो आफ्टर मंकी टायर आफ्टर वर्चू, सीधा सा आप इनकी किताब को ऐसे याद रख सकते हैं जैसे आपको भी लगता है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया मैंकी टायर महोदय,
इन्होंने कहा कि आधुनिक व्यक्तिवादी एवं वैज्ञानिक चिंतन का मूल आधार क्या है? मैक्स वेबर के विचारों। इन्होंने माना कि आधुनिक जो व्यक्तिवादी चिंतन का आधार दिखाई देता है, ये मैक्स वेबर के विचारों में दिखाई देता है कि व्यक्तिवाद की बात करते हैं, उदारवाद की बात करते हैं। आधुनिक समय में मैक्स वेबर के विचारों में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि समकालीन व्यक्तिवादी जो नव उदारवादी विचारक है, जैसे रॉबर्ट नॉचिक नॉजिक, इसकी भी बहुत आलोचना करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक ने कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर निर्धारण का सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति जो भी संपत्ति पे श्रम करेगा प्रकृति की, वो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। इसी को कहा जाता है आत्म स्वाभिमान का सिद्धांत। तो ये नववादी विचारक या उदारवादी नव उदारवादी या उदारवादी विचारकों ने क्या किया? इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का खूब समर्थन किया। इन्होंने कहा राज्य के अधिकार नहीं होना चाहिए कुछ भी, व्यक्तियों के अधिकार होना चाहिए। इस बात की इन्होंने बहुत ज्यादा वकालत की। तो इसका विरोध करते हैं कौन? रॉबर्ट नॉजिक की आलोचना करते हैं मैंकी टायर, और इन्होंने कहा कि जो व्यक्तिवाद दिखाई देता है आधुनिक समय में और वैज्ञानिक चिंतन, है ना, व्यक्तिवादी विचार और वैज्ञानिक चिंतन का आधार मैक्स वेबर के विचारों में दिखता है। ये बात इन्होंने कही। तो इन्होंने अपने जो चिंतन का आधार बनाया, इन्होंने अरस्तु के चिंतन को बनाया। आपको पता है अरस्तु ने समुदाय की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो मानव है एक सामाजिक प्राणी है ना, पॉलिटिकल जून है। पॉलिटिकल जून का मतलब होता है कि सामाजिक प्राणी है, या तो जो समाज में नहीं रहता, या तो वो पशु है या देवता है। इसकी बात करते थे हमारे अरस्तु महोदय। तो मैंकी टायर ने क्या कहा कि मैक्स वेबर ने व्यक्ति को इतिहास, समाज, प्रथाओं एवं सामाजिक परिवेश से पृथक करके देखा, जिन्हें नौकरशाही प्रबंध भी कहा जाता है। आप नौकरशाही जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो आप मैक्स वेबर नौकरशाही के सिद्धांत को इन्होंने दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि इतिहास, समाज, प्रथाओं का अध्ययन किया और उसमें व्यक्ति को अलग कर दिया। इन्होंने उदारवादी थे तो व्यक्ति को अलग माना समाज से। तो ये कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? हमारे मैक्स वेबर महोदय की। इन्होंने अपनी पुस्तक आफ्टर वर्च्यू में पर्यावरणीय विनाश की कल्पना की। इनका मानना है जिसके द्वारा इन्होंने व्यक्ति को सामाजिक कहा था, सामाजिक व्यक्ति में ही व्यक्ति के व्यवहार को समझाया जा सकता है। इसकी बात करते हैं। देखो, इन्होंने अपनी किताब लिखी मैंकी टायर ने, जिसका नाम था आफ्टर वर्च्यू। इसमें इन्होंने क्या कहा कि इस तरीके से अगर व्यक्तिवादी विचार रहेंगे, व्यक्ति दोहन करते चलेगा सब चीजों का, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझेगा, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण विनाश की कल्पना किसने की थी? मैंकी टायर ने की थी। ठीक है, पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। इन्होंने व्यक्ति को सामाजिक कहा, वही कि व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है। व्यक्ति जो भी बनता है, जो भी सीखता है, समाज से सीखता है। सामाजिक परिस्थिति, आप व्यक्ति के व्यवहार को अलग से नहीं समझ सकते। जिस परिस्थिति में व्यक्ति का जन्म हुआ है, व्यक्ति के आसपास का जो माहौल रहा है, व्यक्ति उसी से प्रभावित होता है। तो उन्होंने कहा व्यक्ति के व्यवहार को समाज से अलग करके नहीं समझ सकते भाई। तो जो समुदायवादी है, इन्होंने व्यक्तिवादी विचारकों की आलोचना की सीधा सीधा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के हित में बात करते हैं, समुदायवादी समाज के हित में बात करते हैं, तो व्यक्तिवादियों की ये आलोचना करते हैं। माइकल सेंडर ने नौ उदारवादियों की आलोचना की और उनके आत्मनिर्धारण का सिद्धांत है उसको अतार्किक माना, क्योंकि ये विचार जो है ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समुदाय व सामाजिक परिस्थितियों की आलोचना करते हैं ना। तो नव उदारवादी या जो उदारवादी होते हैं, ये समाज और इन सब चीजों को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। तो यहाँ पर आलोचना कर रहे हैं जो हमारे समुदायवादी, क्योंकि ये समाज के विरोध में बात कर रहे थे। नौ उदारवादी सारी संपत्ति पे अपना निजी अधिकार मान रहे थे। तो भैया जो समुदायवादी क्यों उनकी बात को स्वीकार करेंगे? क्योंकि इनका मानना है ये सब कुछ समाज का है, समाज से ही स्वतंत्रता मिलती है और व्यक्ति समाज से ही बनता है और सीखता है ना। तो ये समाज को महत्व दे रहे हैं, इसलिए उदारवादी और नौ उदारवादियों की आलोचना करते हैं। बहुत छोटी सी बात है ना। इसमें आपको ज्यादा समझने के लिए भी और परेशान होने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, जो समुदायवादी थे इन्होंने व्यक्ति के बजाय किसको प्राथमिक माना? समाज को। समाज में क्या आ जाता है? परिवार, पड़ोस, विश्वविद्यालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी आपकी जाति, धर्म, सब आ जाता है समुदाय में। ठीक है, समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का जीवन समुदाय में ही सार्थक है। समुदाय से हटकर हम व्यक्ति के जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। आगे इनने माना था कि व्यक्ति का चयन हमेशा अच्छा नहीं होता। व्यक्ति के द्वारा ज्ञान व चेतना समाज में, व्यक्ति को उसके ज्ञान और चेतना का परिचय कब पता चलता है? समाज में। व्यक्ति अकेला चाहे कितना भी रह ले, पर जब वो समाज में जाएगा, समाज को देखेगा, सीखेगा,
तब उसको पता चलेगा एक्चुअल में मुझे कितनी चेतना है, कितने ज्ञान है। जब लोगों से मिलेगा, दुनिया को देखेगा, अलग अलग चीजों को जानेगा, तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है। समुदायवाद इसकी बात करता है ना। तो समुदायवादियों ने समाज में ही व्यक्ति को अंतर्निहित माना कि व्यक्ति अलग से कुछ नहीं है, बल्कि व्यक्ति क्या है, समुदाय का ही एक सदस्य है। ठीक है। तो इनने माना, समुदायवादियों ने, कि हमारी मूल मान्यताएं परिवार, समाज, धर्म, राष्ट्र, इन सब चीजों से निर्धारित होती है। ये मुख्यतः किसके विचार है? ये विचार है समुदायवादियों के। ठीक है। तो ये तटस्थ राज्य होता है, इसकी संकल्पना को अस्वीकार करते हैं। ये उदारवादी और नौ उदारवादी मानते हैं कि राज्य को तटस्थ रहना चाहिए, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए समाज में, व्यक्ति के जीवन में, राज्य की गतिविधि, मतलब कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में, मार्केट को ओपन छोड़ देना चाहिए। इनने कहा नहीं, अगर भेदभाव हो रहा है, समुदाय का कल्याण नहीं हो रहा है, तो राज्य को बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। तटस्थ राज्य की बात नहीं करते, ये राज्य के हस्तक्षेप की बात करते हैं ना। किसको महत्व दे रहे हैं? हस्तक्षेप को महत्व दे रहे हैं। हस्तक्षेप को महत्व दे रहे हैं। ठीक है। आगे समुदायवादी जो है, इन्होंने ग्रीन जैसे विचारकों से प्रेरणा ली, जिसने ग्रीन मूलतः आदर्शवादी नैतिक विचारक है, नैतिक व आदर्शवादी विचारक है, जो आदर्शवाद की बात करते हैं और व्यक्ति को नैतिक मानते हैं। ग्रीन ने माना ना कि व्यक्ति मुख्यतः कैसा प्राणी है? एक अच्छा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है। इस पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है। तो ये मुख्य विचार थे समुदायवाद को लेकर। ठीक है। और ये हमने अभी देखा है समुदायवाद, है ना। समझ गया है बहुत अच्छे से। चार इसके मुख्य जो चिंतक या विचारक रहे हैं, उनकी बुक और उनके विचार को भी हमने बहुत विस्तार से समझ लिया है और देख लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा यूएनओ है, अंतरराष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशंस है, इसका क्या योगदान या क्या रोल रहा है कि इसने सामुदायिकतावाद को बढ़ाने में अपना कुछ योगदान या भूमिका दी है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है सामुदायिकता को बढ़ाने में, इसको हम देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसने ये एक ऐसी एजेंसी है कि इसने भी अल्पसंख्यक समूहों के और अल्पसंख्यक समूहों के व्यक्तियों के सांस्कृतिक अधिकारों के लिए एवं जो देशज लोग हैं इनके अधिकारों के लिए ये भी वचनबद्ध है। मतलब यूनाइटेड नेशन भी कहीं ना कहीं बना है, तो ये भी जो अल्पसंख्यक है सभी देश के, चाहे वो जातिगत अल्पसंख्यक हो या धार्मिक अल्पसंख्यक हो या फिर लिंग के आधार पर हो या चाहे अपाहिज हो या दिव्यांग हो, तो ये सभी, या इसके अलावा जो संस्कृति या जनजाति के लोग होते हैं ना, अब बहुत जगह कुछ जनजाति के बहुत कम लोग पाए जाते हैं, तो इन लोगों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है यूनाइटेड नेशन। तो क्या हुआ था
18 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव जिसको कहा जाता है 47/135, मतलब 47/135 जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के माध्यम से, है ना, यूनाइटेड नेशन ने राष्ट्रीय, जाति, धार्मिक, भाषाई जो अल्पसंख्यक है, यानी देश के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, और जो भी जनजातियां इनके आधार पर होते, सभी के अधिकारों के घोषणा पत्र को अपनाया, कि मतलब कुछ नियम कानून बनाया भैया कि ये जहां जहां ऐसे ऐसे लोग पाए जाएंगे, इनके ये अधिकार होंगे। ठीक है। तो तभी से मानव अधिकार विश्व सम्मेलन मनाया गया था 25 जून 1993 में। कहाँ? वियना घोषणा पत्र इसमें अपनाया गया था, वियना में, है ना। और इसी के बाद वियना घोषणा पत्र अपनाया गया था, तो आप ये याद रख लेना, 25 जून 1993 में हुआ था मानव अधिकार के लिए सम्मेलन। ठीक है। तो ये यूएनओ का रोल है। कहीं ना कहीं जो यूएनओ है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने कुछ अधिकार पत्र जारी किया है, मतलब नियम और शर्तें बताई है कि इन लोगों के लिए इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। हम जो समुदायवाद पढ़ रहे हैं, उसी का एक रूप या उसी का हिस्सा आता है संस्कृतिवाद, बहुसंस्कृतिवाद। तो अब हम देखते हैं बहुसंस्कृतिवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस समुदायवाद का एक रूप है। बहुसंस्कृतिवाद का मतलब ये होता है जहाँ बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहती। तो सभी संस्कृति की, बहुत सारी संस्कृति के लोग अलग अलग रहते हैं, तो उन लोगों के अलग रीति रिवाज होते, अलग परंपरा होती, अलग मान्यता होती है, कहीं ना कहीं अलग तरीके से पहनावा होता है, भाषा होता है। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या काम करता है? ये एकता में अनेकता की बात नहीं करता, बल्कि अनेकता में एकता की बात भी आप इसको कह सकते हैं। कि बहुसंस्कृतिवाद का मानना है, जैसे भारत में हम कहते हैं कि यहाँ क्या है, भारत में विविधता में एकता है। तो संस्कृतिवाद क्या करता है? विविधता में विविधता बनाए रखने की बात करता है, कि जो भी अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों की ये बात करता है। ये कहता है कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। उनकी संख्या अगर कम है, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक जो है, बहुसंख्यक से इनके साथ अलग बर्ताव किया जाना चाहिए। जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इनकी संस्कृति को सहेजना चाहिए, इनके लिए अलग से अधिकार दिया जाना चाहिए। इवन इनको संसद में अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इनके लिए विभेदीकृत नागरिकता होना चाहिए, मतलब इनको नागरिकता के नियमों से कुछ छूट दी जानी चाहिए। जो राज्य में सबके लिए एक समान नियम होते, वो इनके लिए नहीं होना चाहिए भाइयों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक समुदाय की विशेषता होती है कि वहां सभी संस्कृति के लोग एक साथ मिलकर रह सके। तो इसकी बात करता है बहुसंस्कृतिवाद। तो देखते हैं बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है। तो देखो, बहुसंस्कृतिवाद जो है, ये सामंजस्य के खिलाफ विविधता को संतुलित करने के प्रयासों को साधारणतः बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? कि सामंजस्य के खिलाफ विविधता को संतुलित करने के प्रयासों को, मतलब जैसे जहाँ बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रहती है और कैसे मिलकर रहती है, और मिलकर रहने के बाद भी जो अल्पसंख्यक है अपनी पहचान को जिंदा रख सके, इसको कहा जाता है संतुलन, मतलब सामंजस्य के खिलाफ संतुलन। ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद व्यापक है और खराब तरीके से परिभाषित शब्द है। मतलब जो बहुसंस्कृतिवाद हम कहते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव उसका अर्थ निकलता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हम जैसे एकता में जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इनको छूट देने की बात कर रहे हैं, और इनके लिए इवन राष्ट्र स्तर पर नागरिकता में छूट देने की बात कर रहे हैं। नेगेटिव अर्थ को दिखाता है। जबकि हमारा मानना ये होता है यार कि हम एकता में अनेकता, मतलब अनेकता में एकता बना के रखें। जैसे भारत बहुत विविधता वाला देश है, फिर भी हम विविधता में मिलकर कैसे एक रहे। पर बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है? वो ये कह रहा है कि जो विविधता है वो विविधता अलग अलग ही रहनी चाहिए। अल्पसंख्यक कोई है तो पूरा अल्पसंख्यक अलग ही दिखे और फिर भी साथ में रहे, ये इसकी बात करता है। ठीक है। बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है? ये नस्ल, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव की बात करता है, कि भैया ये अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। ये ना केवल सांस्कृतिक विविधता को पहचानता है, बल्कि यह भी जानता है कि ऐसी विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से इनके सम्मान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से जो विविधता है इसको बनाए रखने का समर्थन करता है, कि अल्पसंख्यक है तो उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनकी जाति, सबको अलग स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमको सपोर्ट करके उन्हें बनाए रखना चाहिए विविधता को, ये इसकी बात करता। ठीक है। जो बहुसंस्कृतिवाद है पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि
देखो, भारत में बहुत सारी जाति और धर्म के लोग हैं, तो सबको अपनी अपनी जाति और धर्म मानने का अधिकार है। यही बहुसंस्कृतिवाद है ना? तो अपनी पहचान और अस्मिता को लेकर ये आगे चलता है, ठीक है? ये अस्मिता की राजनीति से जुड़ा है या पहचान की राजनीति से जुड़ा है बहुसंस्कृतिवाद। इसमें क्या होता है बहुसंस्कृतिवाद में? प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक समूह अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखता है, अपने रीति रिवाज, मान्यता, भाषा और साहित्य को सम्मान देता है। बहुसंस्कृतिवाद में आप जिस भी जाति, परंपरा, जो भी आपकी पहचान है, मान्यता है, भाषा है, साहित्य है, आप उसको बना के रखने की वकालत करते हैं कि कैसे इनको ज्यादा से ज्यादा जिंदा रखा जाए, कैसे उनको और बढ़ाया जाए। इसकी बात करता है बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है? बहुसंस्कृतिवाद में अप्रवासियों, जाति, भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यक, अश्वेत, मूल निवासी, समलैंगिक आदि के लिए समान अधिकार की बात करता है। और जितने भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, या अल्पसंख्यक हो, अश्वेत हो, मूल निवासी हो, समलैंगिक या इस तरह के हो, जो भी हो, ये इनको बनाए रखने की वकालत करता है। चलिए, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा हम बिना लाइट के भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, कहाँ पर थे? तो देखो, जाति, अल्पसंख्यक, भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर सभी तरह के अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनकी गरिमा और पहचान बनाने की मांग कौन करता है? बहुसंस्कृतिवाद, ठीक है? चाहे म्यांमार के रोहिंग्या हो, जो कनाडा यहाँ के क्यूबेक प्रांत के वासी हो, स्पेन के कैंटालिनो वासी हो, इराक के कुर्द हो, श्रीलंका के तमिल हो, सभी अपनी स्वायत्ता एवं विशिष्ट भाषाई, जातीय, धार्मिक पहचान को बनाए रखना चाहते हैं ना। जैसे हमने देखा, अगर श्रीलंका में जो संघर्ष हुआ था, जो वहाँ के सिंहली समुदाय के लोग हैं और जो तमिल समुदाय के लोग हैं, ये दोनों समुदाय में बहुत युद्ध छिड़ चुका था ना, जहाँ कहीं ना कहीं जो आगे जाकर राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या का कारण बनता है जो सिंहली और तमिल संघर्ष था। तो ये क्यों होते हैं? दुनिया में इतने संघर्ष क्यों बने हैं? चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या रोहिंग्या लोगों की समस्या हो, या आप हमारे हमारे राष्ट्र के मणिपुर और इधर के हिस्से में देखें, तो जो आपस में दो समुदाय में आपस में लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये पहचान को लेकर ही है। सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं किसका एक कारण बनता है? संघर्ष का कारण बनता है। कहीं न कहीं ये सभी लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। तो बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है? बेसिकली आप इतना सा समझिए, जो बहुत सारी अलग-अलग संस्कृति है समाज में, ये उनको बनाए रखने का समर्थन करता है कि समाज में जितने अलग-अलग तरीके के लोग हैं, जितने अलग-अलग समूह है, अलग-अलग अल्पसंख्यक हो, या जितने अलग-अलग समुदाय है जो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक है, कैसे उनको फलने फूलने का अवसर मिले, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा अपना विस्तार करने का, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का मौका मिले। बहुसंस्कृतिवाद इसकी वकालत करता है। देखो, हम बहुसंस्कृतिवाद को समुदायवाद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो समुदायवाद समुदाय की वकालत करता है। तो ये जो बहुसंस्कृतिवाद है, ये भी क्या कर रहा है कि समुदाय में बहुत सारे छोटे छोटे अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या किसी भी आधार पर हो, चाहे वो दिव्यांग जन क्यों ना हो, तो सोचो, अगर इनको अलग से हमने नहीं कुछ सुविधा दी, तो कहीं ना कहीं ये लुप्त हो जाएंगे, इनकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देगा। और चूंकि बहुमत समाज इतना पावरफुल होता है कि बहुमत के आधार पर लोकतंत्र में सारे निर्णय लिए जाते हैं, तो फिर इनके लिए कौन सोचेगा? तो वो सोचने का काम कौन करते हैं? बहुसंस्कृतिवादी करते हैं ना। तो मुख्य बहुसंस्कृतिवादी विचारक कौन है? तो विल किमलिका, भीखू पारेख, इजाया बर्लिन और जेरेमी वॉलड्रम, ये कुछ महत्वपूर्ण। इसी के साथ एक एडवर्ड सईद नाम भी आप सुनेंगे, एडवर्ड सईद, है ना। तो ये बहुत सारे लोग हैं, ये किसका समर्थन करते हैं? बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद का उद्भव या उदय कहाँ से हुआ है। तो बहुसंस्कृतिवाद बहुत पुराना विचार नहीं है, ये 1960 के बाद में, जब भारत आजाद हो चुका था, उसके बाद में शुरू हुई ये विचारधारा। अमेरिका में जब अश्वेत आंदोलन उभरा, मतलब जो काले समुदाय जिनको कहा जाता, अश्वेत समुदाय कहता, उनने अपनी स्वायत्तता और मांगों, अपने
अपनी समानता के लिए और उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसको दूर करने के लिए अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन किया। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा। इसके बाद 1980 1990 के दशक में अपने चरम पर पहुंचती है ना। सर्वप्रथम विविधता के मुद्दों से निपटने के लिए कनाडा में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, कनाडा में 1971 में द्विभाषी ढांचे के भीतर बहुसंस्कृतिवाद को औपचारिक रूप से सार्वजनिक नीति के रूप में अपनाया। मतलब आप जब देखोगे कि बहुसंस्कृतिवाद की शुरुआत क्या कब हुई, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले 1971 में तो कनाडा में बकायदा कानून बना दिया गया है ना। कनाडा में देखोगे ना आप, तो वहाँ सिख समुदाय के लोगों को फ्रांस में, कनाडा में हेलमेट पहनने से छूट है, क्योंकि पगड़ी पहनना इनकी धार्मिक मान्यता है। तो कहीं ना कहीं इनकी संस्कृतियों का सम्मान किया गया। यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हो फ्रांस और कनाडा में, कि सिखों को कहीं न कहीं हेलमेट लगाने से छूट दी गई है। क्यों छूट दी गई है? क्योंकि कहीं न कहीं उनकी संस्कृति की इच्छा है। भारत जैसे देश में आप देखोगे तो सिख समुदाय के लोग तलवार रख सकते हैं पास में, जबकि दूसरे लोग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता है और उसका मूल हिस्सा है। तो इसी को कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद को कैसे मतलब हम बनाए रखते हैं, उनकी संस्कृति का कैसे सम्मान करते हैं। तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं। कनाडा में 1988 में प्रसिद्ध बहुसंस्कृतिवाद अधिनियम बनाया, है ना? तो पहली बार कनाडा ने बहुसंस्कृतिवाद को लेकर एक अधिनियम बनाया था 1988 में। कनाडाई समाज के संस्कृति, भाषाई व नस्ली विविधता को बनाए रखना। क्योंकि आपको पता है कनाडा में आधे से ज्यादा सिख आपको मिल जाएंगे, उसको हम दूसरा पंजाब कहते हैं। तो इन लोगों के अधिकार को बनाने के लिए कनाडा ने अधिनियम बनाया, इनको बहुत सारी छूटों में चीजों में छूट दी। इसी को कहते हैं बहुसंस्कृति का समर्थन करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बहुसंस्कृतिवाद है इसके केंद्रीय विषय क्या है, या बहुसंस्कृतिवाद की क्या विशेषता है। तो मुख्यतः तीन विशेषता है बहुसंस्कृतिवाद की। क्या? पहली जो है पहचान की राजनीति। पहली विशेषता क्या है बहुसंस्कृतिवाद की? तो पहली विशेषता है पहचान की राजनीति। मतलब चाहे भाषा के रूप में, चाहे धर्म के रूप में, चाहे जाति के रूप में, चाहे क्षेत्र के रूप में, चाहे किसी नस्ल के रूप में या दिव्यांग के रूप में, जिस भी रूप में अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, तो पहले उनकी पहचान की जाए। उनको कहीं न कहीं उनकी पहचान दी जाए, उनके रीति-रिवाजों और उनकी जो मान्यता है उनको उनका सम्मान किया जाए। इसको कहते हैं पहचान की राजनीति। तो इसकी वकालत करता है बहुसंस्कृतिवाद। दूसरी बात करता है बहुसंस्कृतिवाद किसकी? संस्कृति व उनकी पहचान की, है ना? तो पहले तो उनको मान्यता देना कि वो है, अल्पसंख्यक के रूप में उनको मान्यता देना, उनकी संस्कृति को मान्यता देना, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है? कि उनकी संस्कृति जो है उसको पहचानना और उनकी जो मूल चीज़ों है उनका सम्मान करना। ठीक है? संस्कृति व पहचान की राजनीति, उनकी संस्कृति, रीति-रिवाजों को पहचानना और उनके हिसाब से उनको छूट देना। इसको बोला जाता है पहचान संस्कृति की राजनीति। और तीसरी विशेषता है अल्पसंख्यक अधिकार एकता में विविधता। जो अल्पसंख्यक के अधिकार है ना? तो उनकी एकता को कैसे बढ़ाया जाए और उनकी विविधता को कैसे बनाए रखा जाए, इसकी वकालत करता है बहुसंस्कृतिवाद। कि जो बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय है उनको कैसे अधिकार उपलब्ध कराए जाए, कैसे उनकी एकता बनाई रखी जाए और कैसे जो उनकी विविधता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग अल्पसंख्यक है, उनको बनाए रखा जाए। बेसिकली इसी पर जोर देता है बहुसंस्कृतिवाद। मतलब कैसे जो अल्पसंख्यक है उनको हम पहचाने, उनकी जो संस्कृति है, जैसे उनका पहनावा क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनका बोलना कैसा है, उनके क्या तीज त्योहार है, इन सबको मान्यता दे, पहचान दे। इसकी राजनीति की बात करता है बहुसंस्कृतिवाद। अगला जो अल्पसंख्यक है उनके क्या अधिकार है, वो उनको उपलब्ध कराया जाए, कैसे उनकी एकता बनाए रखी जाए और ऐसी बहुत सारी विविधता में वो अपनी पहचान बनाए रख सके, इसकी बात करता है बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है, इतना जानना बहुत है आपके लिए। आगे चलते हैं हम और देखते हैं अगला बिंदु, है ना, बहुसंस्कृतिवाद को लेकर। तो देखो, बहुसंस्कृतिवाद के मुख्यतः तीन मॉडल हमको नजर आते हैं। आप जब देखोगे ना तो तीन तरह का है, बहुसंस्कृतिवाद के तीन प्रकार है। आप इसको तीन मॉडल या तीन प्रकार कह सकते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद को हम तीन तरीके से देखते हैं। ये तीन तरह की इसमें विचारधारा हुई है, अलग अलग विचारक हुए हैं, उन्होंने तीन तरीके से बात की है बहुसंस्कृतिवाद की। तो पहला जो इसका मॉडल है या जो पहला प्रकार है वो है उदार बहुसंस्कृतिवाद। देखो, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो विचारक है वो कहीं ना कहीं उदारवाद से प्रभावित है। तो उदार बहुसंस्कृतिवाद, तो उदार बहुसंस्कृतिवाद का मतलब क्या हुआ कि ये उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता
की बात करता है। जो भी अल्पसंख्यक है उनको स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जाए, उनके 30 त्योहारों को मनाने की उनको स्वतंत्रता दी जाए, उनके हिसाब से पहनावा पहनने की उनको स्वतंत्रता हो, उनकी भाषा बोलने की स्वतंत्रता हो, है ना? ये उदारवाद की बात है, स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इनका मानना है उदार बहुसंस्कृतिवादियों का कि उन्हें अपनी मान्यताएं, प्रथाएं और जीने के तरीका चुनने का अधिकार हो, कि जो भी जैसे उदारवाद वकालत करता है व्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता की, वैसे ही उदार बहुसंस्कृतिवाद किसकी वकालत करता है कि जो भी अल्पसंख्यक है इनको स्वतंत्रता हो अपनी सारी चीजों को मानने की और चुनने की। इन विचारों की वकालत जो की है उदार बहुसंस्कृतिवादी जो विचारक है वो है विल किमली का। ठीक है, विल किमली का महोदय ने इस विचारधारा का समर्थन किया है। ठीक है, आगे आते हैं हम बहुल संस्कृतिवाद, जो दूसरा मॉडल या जो दूसरा प्रकार है बहुसंस्कृतिवाद का, वो है बहुल बहुसंस्कृतिवाद। इसमें क्या करते हैं ये लोग, सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं और बहुल मूल्यवाद की बात करते हैं। भिकू पारेख और इजाया बर्लिन इसके समर्थक है। तो बहुल संस्कृतिवाद का क्या मतलब हुआ, सांस्कृतिक विविधता की बात का क्या मतलब हुआ, तो देखो, बहुल संस्कृतिवाद का मतलब ये है कि ये लोग इस बात की वकालत करते हैं कि किसी भी समाज में जो बहुत सारी अलग अलग संस्कृति या अलग अलग विचारों को मानने वाले जो लोग पाए जाते हैं, सबका सम्मान किया जाना चाहिए और उनको बनाए रखा जाना चाहिए। ये भी उसी की बात करते हैं ना, कि बहुलता को स्वीकार किया जाना चाहिए। जो सांस्कृतिक विविधता है तो उसको बनाए रखने की ये बात कर रहे हैं कि समाज में ना बहुल बहुल तरह के जाति और बहुत बहुत अलग अलग तरीके की जाति होना चाहिए समाज में, अलग अलग तरह के जातियों की मान्यता वाले लोग होना चाहिए, अल्पसंख्यक होना चाहिए, तो उनको बनाए रखा जाना चाहिए, ये इसकी वकालत करते हैं। उनको बनाए रखने के लिए उनको कुछ विशेष चीज दी जानी चाहिए कि वो उनकी मान्यता को आगे बढ़ाया जा सके। पूरी दुनिया में एक जैसे विचार तो हो नहीं सकते। बहुल संस्कृतिवाद का मतलब यही होता कि आपने कोई एक विचार बना लिया बहुमत ने और सब पर थोप दिया कि पूरे राज्य में ऐसे ही होगा। जैसे कि इस्लामिक स्टेट में देखो, उनका मानना होता है कि वो एक देश में पूरे एक ही धर्म को मानने वाले लोग होना चाहिए। पर बहुसंस्कृतिवादी क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, और स्पेशली बहुल वाले। इनका कहना है कि भैया नहीं, सभी धर्म, जितने भी धर्म वाले लोग हैं उनको पूरी स्वतंत्रता से अपना धर्म मानते हुए जीने का अधिकार है ना? तो बहुल संस्कृति बनाए रखना है मतलब सभी धर्मों की और सभी अल्पसंख्यकों को छूट देना है और उनको समान मानना है। इसकी बात करता है जो बहुसंस्कृतिवाद है। ठीक है, और फिर अगला इसका तीसरा मॉडल है वो है सर्वदेशी बहुसंस्कृतिवाद। सर्वदेशी बहुसंस्कृतिवाद ये किसकी बात करता है, बहुपहचान की बात करता है, संकरता की बात करता है ना? और इसके जो समर्थक है वो है जेरेमी वॉल्ड्रॉन। ठीक है, जेरेमी वॉल्ड्रॉन इसके समर्थक है। तो सर्वदेशी बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, मतलब सर्वदेशी बहुसंस्कृतिवाद इसकी वकालत करता है कि कैसे बहुत सारी अलग अलग दुनिया के अल्पसंख्यक या दुनिया की संस्कृति अलग अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर रहे और अपनी पहचान भी कायम रखे। जैसे भारत के संदर्भ में इसको समझे तो भारत में कितनी सारी संस्कृतियां यहाँ पर आई, उन्होंने भारत से कुछ सीखा और भारत ने उनसे कुछ सीखा, फिर ये सब मिलकर एक हो गए। और अलग अलग होते भी मतलब अनेकता में एकता, विविधता में एकता की बात जैसे आप देखोगे तो ये बहुपहचान की बात करते हैं कि अलग अलग पहचान बनी रहनी चाहिए पर एक दूसरे ने एक दूसरे से कुछ सीखना चाहिए। इसको बोलते हैं ना संकरता। जैसे संकर बीज आप देखते हैं कि दो प्रजातियों से मिलकर एक बीज बनता है और उसमें कुछ नए गुण आ जाते हैं। जैसे भारत में सूफीवाद आया, तो सूफीवाद ईश्वर को मानने वाला है ना? ये क्या, ये निर्जीव शाखा वो मतलब आप देखेंगे जो सूफीवाद है ये किसकी वकालत करता है, ये वकालत करता है कि कोई मूर्ति पूजा की वकालत नहीं करते हैं, ये अमूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं कि एक ईश्वर होता है ना? इसको कहा जाता है, ये जो विचारधारा है सूफीवाद की, इससे हम इसको समझते हैं। तो जो सूफीवाद है वो इसकी वकालत करता है कि जो ईश्वर है वो निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है ना? ये इसकी वकालत करते हैं। ये एक होती है सगुण धारा और एक होती है निर्गुण धारा, है ना? धर्म में तो ये निर्गुण धारा का समर्थन करते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, केवल प्रेम से उसको पाया जा सकता है। ये प्रेमिका के रूप में पूजा करते हैं ईश्वर की और ईश्वर को प्रेमी मानते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा, सासों की माला पे सुमरों में पी का नाम, होगी मैं उसकी दीवानी, है ना? ये प्रेमिका समझते हैं खुद को और प्रेमी समझते हैं
इसको ईश्वर को। तो ये युगल छवि मतलब ये प्रेम पर आधारित था। तो जब सूफीवाद भारत में आया तो उसने भारत से संगीत सीखा, अपने प्रेम को और बढ़ाने के लिए संगीत को उसमें शामिल किया। इन्होंने भारत से बहुत सारी चीजें सीखी और भारत ने इनसे कुछ सीखे चीजें सीखी। और देखो तो एक बहुत अच्छी नई संस्कृति मिलकर सामने आई जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। उर्दू भाषा का जन्म हुआ हमारी संस्कृत भाषा से, उधर की अरबी भाषा से। उर्दू फिर भी अलग है, वो भाषा भी अलग और एक नई भाषा बनी। तो ये इस तरह की बात करते हैं कि कुछ चीजों से अलग अलग संस्कृतियां बनी रहे, पर वो एक दूसरे से कुछ कुछ सीखते रहे और साथ में रहकर भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। पूरी दुनिया में इस तरह की संस्कृति की बात करते हैं ना। इसी को ये सर्वदेशीय संस्कृति कहते हैं या सर्वदेशीय बहुसंस्कृतिवाद इसको कहते हैं कि हाँ, आपकी बहु पहचान होना चाहिए। जैसे दुनिया का खाना है, उसकी एक अपनी पहचान है। हम पिज्जा बर्गर बर्गर खाते हैं अमेरिका का, तो वो अमेरिका की पहचान है। तो भारत में भी वो बनी हुई है और भारत के खाना को वहां भी पसंद किया जाता है। इस तरीके से हम बहुत सारे खाने को हमने शामिल कर लिया। जैसे भारत को ही देखे तो अभी हम नाश्ते में इडली खाते हैं, डोसा वगैरह खाते हैं, जबकि साउथ इंडिया में पोहा आदि चीजें खाई जाने लगी है, रोटी वगैरह खाई जाने लगी है। तो आप देख रहे हैं कि विविधता है, पर कहीं ना कहीं हम मिक्स भी हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद भी अलग अलग है। तो अनेकता में एकता है। तो इस तरह की बात करता है सर्वदेशी संस्कृतिवाद कि सब अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर रहे, उनमें कुछ आदान प्रदान भी हो पर अलग अलग वो बनी रहे। तो इस तरीके के तीन मॉडल है बहुसंस्कृतिवाद के। ठीक है, उदार बहुसंस्कृतिवाद क्या हुआ? ये बिल्कुल स्वतंत्रता का समर्थन करता है कि 100% उनको अपनी सब चीजों की स्वतंत्रता हो। बहुल संस्कृतिवाद क्या कहता है? हाँ, मतलब ये बहुल संस्कृतिवाद कहता है कि सब मिलकर रहे, ठीक है, और सांस्कृतिक विविधता रहे और सब एक साथ रहे, सब अपने अपने मूल्य बनाकर रखे। ये कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा उदार है कि बहु लोग एक साथ में रहे और उससे एक बहुत खूबसूरत समाज बने, ये सब ठीक है। और सर्वदेशी क्या करे कि सब रहे, एक साथ रहे, कुछ आदान प्रदान भी करे। ठीक है, तो तीनों बात एक ही करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है ना, कुछ बहुत थोड़ा अंतर, क्योंकि ये कुछ उदारवाद से प्रभावित है। तो ये एकदम उनको अलग रखने की बात करते, उदार बहुसंस्कृतिवाद की कोई हस्तक्षेप मत करो। ये कहते नहीं भैया, उनको साथ में रहने दो, विविधता में एकता बनी रहे, उसकी बात करते हैं कि नहीं, साथ में रहे, आए जाए, थोड़ा बहुत आदान प्रदान हो चीजों का, मतलब मिलकर रहे। ये उसका समर्थन करते हैं कि वो एकदम एक्सट्रीम अपनी स्वतंत्रता को अपनाएंगे तो सबसे दूर हो जाएंगे। बहुल संस्कृतिवाद का क्या मानना है कि बहुल मतलब मिलकर साथ में रहे, हंसी खुशी से रहे। बहुत सारी चीजों को एक साथ जब मिला दिया जाता है तो इसको बहुल संस्कृतिवाद कहते हैं। ठीक है, बहुल संस्कृतिवाद का मतलब समझ गए कि ये साथ में रहते हैं, कुछ इनमें आपसी बातचीत थोड़ी बहुत होती है, इसमें कुछ भी नहीं होती। ये बिल्कुल स्वतंत्रता के समर्थक होते हैं, उदारवादी की एक दूसरे से कुछ नहीं लेते, अपनी संस्कृति को 100% बनाए रख। ये भी साथ में रहने की बात करते हैं, पर ये कुछ मूल्यों को साझा करते हैं, दिल में रहती है। सभी का एक दूसरे के प्रति सम्मान, अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और दूसरों का भी सम्मान करते हैं, दोनों मिल के बहुल रहते हैं। ये तो कहते हैं बहुत ज्यादा मेल मिलाप इसमें हो जाता है, अलग अलग रहते हुए भी, है ना, एक दूसरे की चीजों को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बेसिकली तो ये तीन प्रकार यहाँ पर हो गए, है ना। कुछ महत्वपूर्ण विचारक को हम देख लेते हैं जो बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित है। तो देखो, पहले विचारक है हमारे इजाया बर्लिन, ये यूके से है। इनकी बुक है फोर एसे ऑन लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने उदार बहुलवाद का समर्थन किया है, बेसिकली नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है ना। तो पहले बहुसंस्कृतिवाद इजाया बर्लिन है। दूसरे जो हमारे विचारक है ना, ये यूएसए से है। इनकी बुक है ओरिएंटलिज्म। और अगली जो इनकी बुक है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखी। मतलब मुख्यतः जो एडवर्ड सईद है, इन्होंने उत्तर उपनिवेशवादी विचारक है, ये उपनिवेशवाद के विचारक है। जब ये आजादी की लड़ाई देश लड़ रहे थे, जो उपनिवेशवाद है अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तब के विचारक है। तो इन्होंने उपनिवेशों का समर्थन किया, मतलब इनकी आजादी का समर्थन किया, उपनिवेशों की। जो साम्राज्यवादी देश है, जो विकसित देश जिन्होंने उपनिवेश बनाया था और जो उपनिवेशों का वो शोषण कर रहे थे, एडवर्ड सईद उनका बहुत विरोध करते हैं और बात करते हैं कि उपनिवेशों को इनके अधिकार दिए जाए। इन्होंने यूरो केंद्रवादी जो विचार है, जैसे यूरोप में जो विचार जन्मे और उनको कहा कि पूरी दुनिया पर एक जैसे लागू कर दो, जैसे उदारवाद मार्क्सवाद जो विचार है, इनका जन्म कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ।
और इनके सिद्धांत अलग है, इनका समाज अलग है, इनके यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अलग है, और इनका कहना था कि पूरी दुनिया में ऐसे ही बना दो। एडवर्ड सईद ने कहा भैया ऐसा क्यों होगा? जब हर समाज अलग है, उपनिवेश समाज अलग है, तो तुम्हारे विचार यहाँ कैसे लागू हो सकते? है ना? हमारे विचार हम खुद बनाएंगे, तो आपके विचारों से सहमत नहीं है, इसीलिए बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन कर रहे हैं, समुदायवाद का समर्थन कर रहे हैं कि हमारा समुदाय जैसा है, हम सबको तो अलग अलग रहने देंगे, पर हमारे हिसाब से नियम कानून बनाएंगे। तो इस तरीके के विचार है एडवर्ड सईद के, है ना? इसके अलावा अगले हमारे विचारक है चार्ल्स टेलर, है ना? बहुसंस्कृतिवादी विचारक, ये कनाडा से संबंधित है। इनकी एक और बुक है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, यानी पहचान की राजनीति, है ना? इसके पहले भी हमने इनकी बुक देखी थी, वो भी देखेंगे आप। यहाँ पर बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित बुक है इनकी, पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है? इसमें इन्होंने क्या समुदायवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद को एक साथ मिलाया है कि समुदायवाद में ही बहुसंस्कृतिवाद आता है। जब हम समुदाय की बात करते हैं तो हम बहुसंस्कृतिवाद की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है? इन्होंने समूह को महत्व दिया व्यक्ति की जगह, ठीक है? तो ये चार्ल्स टेलर है। अगले विचारक है भीखू पारेख, ठीक है? इनकी बुक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चर, डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? ये किताब इन्होंने 2000 में लिखी, भीखू पारेख ने। भिखु पारेख बहुसंस्कृतिवादी विचारक है। इन्होंने बहुसंस्कृतिवाद को कोई राजनीतिक दर्शन नहीं माना, बल्कि क्या कहा कि बहुसंस्कृतिवाद जीवन को देखने का एक परिप्रेक्ष्य है, एक नजरिया है कि कैसे जीवन में हम बहुत सारी संस्कृतियों में रहते हैं, ये उसको देखने का नजरिया है, अलग से कुछ नहीं है। इसकी बात करते तो महत्वपूर्ण विचारक भिखु पारेख है, इनकी बुक याद रखिएगा, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है? पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा टेलर की। ठीक है, इसके बाद में आइरिस मेरियम यंग, ये भी कहीं ना कहीं बहुसंस्कृतिवादी विचारक है, ये यूएसए से है। मुख्यतः ये नारीवादी है ना? इनकी इंपॉर्टेंट किताब जो है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, बदलाव की राजनीति, ये विभिन्नता की राजनीति की समर्थक है, मतलब जिसको कहते हैं विभेदीकृत नागरिकता की इन्होंने मांग की थी कि जो ये अल्पसंख्यक लोग है या जो बहुसंख्यक है, उससे अलग अल्पसंख्यकों के अलग अधिकार होना चाहिए, है ना? तो उनकी अलग नागरिकता होनी चाहिए। इसकी वकालत की है आइरिस मेरियम यंग ने कि इनको कुछ अलग सुविधाएं दी जानी चाहिए जो आम देश के नागरिकों को दी जाती है। चूंकि ये अल्पसंख्यक है, इनके कुछ अलग अधिकार है, तो उनको बनाए रखने के लिए इनको कुछ विशेष छूट दी जानी चाहिए। इसी को कहा जाता है विभेदीकृत नागरिकता। इसकी बात की थी आइरिस मेरियम यंग ने, ठीक है? इसके बाद आते हैं विल किमलिका। इन्होंने ये उदारवादी विचारक है, हमने देखा जो पहला मॉडल है ना? थोड़े से कट्टर समर्थक है ये बहुसंस्कृतिवादियों को अधिकार देने के। इन्होंने बुक लिखी है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, ये उनके लिए अलग से सिटीजनशिप की मांग करते हैं। दो सिटीजनशिप की मांग करते हैं, तो बहुसंस्कृतिवादी सिटीजनशिप की मांग किसने की है? विल किमलिका ने की है, ठीक है? और विभेदीकृत नागरिकता मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उनको अलग से अधिकार देने की मांग किसने की है? आइरिस मेरियम यंग ने की है। और जो विल किमलिका है, इन्होंने बहुसंस्कृतिवादी मतलब मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप किताब लिखी है, ये इनकी बुक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछी जाती है ना? और इनको अलग से सिटीजनशिप देने की बात की है, किसको? जो बहुसंस्कृतिवादी है, ठीक है? तो ये विल किमलिका के विचार है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा समुदायवाद समाप्त होता है। कैसा लगा आपको समुदायवाद का लेक्चर? ये जरूर आप हमें बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।